नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने भारत को रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 65.77% हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज। और टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम आज से बेंगलुरू में राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेंगी। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाना है। प्रस्तावित नीति की परिकल्पना रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसे दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में की गई है जिसमें देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित कर उसे आत्मनिर्भर और निर्यात में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक कोयला खनन में कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधित कानूनों में हाल में किए गए संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए। सरकार ने हाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति में बदलाव किए हैं जिनके अनुसार जिन देशों की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं या निवेश का फायदा लेने वाला ऐसा किसी देश का नागरिक है तो वो भारत सरकार के माध्यम से ही निवेश कर सकता है। नई नीति में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक या वहां पंजीकृत कोई कंपनी भारत में रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तभी निवेश कर सकती है जब वो भारत सरकार के माध्यम से ऐसा करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर में निरंतर सुधार हो रहा है और भारत विश्व में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में बना हुआ है। देश में मृत्यु दर घटकर कल 2.11% रह गई। देश में पिछले 24 घंटों में 40,574 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 11,86,203 हो गई। कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 65.77% हो गई। कोविड से स्वस्थ लोगों और कोविड मरीजों की संख्या के बीच अंतर 6 लाख से भी अधिक हो गया है। भारत में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कोविड के नमूनों की जांच की जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,81,027 नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी पर जांच की संख्या 14,640 हो गई है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रति 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच की है। देश में जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत हो रहा है। इस समय कुल 1,348 प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच की जा रही है जिनमें से 900 सरकारी और 434 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक डीजीसीआई ने पुणे के भारतीय सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के मनुष्य पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका ने विकसित की है। इससे वैक्सीन के विकास में तेजी आएगी। सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन ने कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ई-विन टेक्नोलॉजी संबंधी नया समाधान है जिससे देशभर में टीकाकरण की सप्लाई चेन प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। इस प्रणाली का उपयोग कोविड-19 महामारी के दौर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीकों संबंधी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना भी है। मंत्रालय ने कहा है कि ई-विन नेटवर्क का विस्तार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है। इस समय देश के 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 जिलों में 23,507 कोल्ड चेन प्वाइंट हैं जिनमें टीकों को सही समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल कोविड संक्रमण के 43 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 8 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 19 लोगों की मृत्यु हुई है।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकने और संक्रमित व्यक्तियों के समुचित उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राज्य में कोरोना संदिग्धों के समय पर परीक्षण के लिए प्राथमिकता अनुसार काम किए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में कल 549 कोरोना वायरस रोगियों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 24,099 हो गई है। वैसे कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब बेहतर स्थिति में है। संक्रमण के शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश देश में तीसरे और चौथे स्थान पर था। अब सक्रिय मामलों और रिकवरी रेट के मामले में यह 15वें स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है और यह 10.3% से घटकर 2.7% रह गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में भी मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी केवल 1.6% है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कई स्तरों पर सुधार किया गया है। इसमें परीक्षण क्षमता को 600 नमूने प्रति मिलियन से बढ़ाकर 9,334 सैंपल प्रति मिलियन तक पहुंचा दिया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से पूरी तरह स्वस्थ हुए 974 व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अभी तक कुल 47,561 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में कल संक्रमण के नए 1,009 मामले सामने आए। सबसे अधिक 198 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 139 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 64,684 हो गई है। राज्य में 14,614 सक्रिय मामलों में से 83 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य में कल 22 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,509 हो गई है। राज्य में अब तक 8,34,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 19,769 परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने कल शहर के 4 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया। इन क्षेत्रों में आज से घर घर जांच और सामूहिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न जिलों में उपचार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य सरकार रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का उपाय कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों के साथ ही कोविड केयर सेंटर्स में भी बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के 157 कोविड केयर सेंटर्स में फिलहाल बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए 18,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है। हाल ही में प्रदेश के राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR जांच की अनुमति मिल गई है। इस तरह अब छत्तीसगढ़ के 7 संस्थानों में यह जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए प्रदेश में अब तक 3 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य सरकार ने रायपुर और बिलासपुर के कुछ निजी अस्पतालों को भी कोविड-19 के इलाज की अनुमति दे दी है। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रायपुर और दुर्ग जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत ऐसे मरीज निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर में ही अलग रहकर इलाज करवा सकते हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने लॉकडाउन के कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है। कल से शहर में सभी दुकानें हर रोज खुलेंगी। मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत जारी परिपत्र में नगर निगम ने सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए मुंबई में शराब की बिक्री की अनुमति भी दी है। गैर जरूरी चीजों से संबंधित बाजार और दुकानें, मॉल्स और अन्य बाजारों को बुधवार से सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन थिएटर, खाने की दुकानें और रेस्टोरेंट अभी भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बिहार के IPS अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने पर आपत्ति की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की छानबीन के सिलसिले में पटना के पुलिस अधीक्षक मुंबई गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसे कदम से लोगों के बीच जांच की पारदर्शिता को लेकर अविश्वास पैदा होगा। श्री तिवारी को बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन कर दिया था।
तमिलनाडु में कल कोविड के 5,600 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2,63,000 को पार कर गई। इस बीच लॉकडाउन के पहले 2 चरण में जो प्रवासी मजदूर राज्य से वापस चले गए थे, वो फिर से लौटने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान अपने गांवों को गए प्रवासी मजदूर फिर से काम पर वापस लौटने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वापस आने के लिए श्रमिकों को स्थानीय लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां, चेन्नई निगम और जिला अधिकारियों के पास अपना स्वास्थ्य विवरण प्रस्तुत करना होगा। जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हें चेन्नई में ई पास जारी किए जा रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों को संगरोध शिविरों में एक तय समय बिताना होगा ताकि वे फिर से काम शुरू कर सकें। निगम आयुक्त प्रकाश ने बताया कि पिछले 3 दिनों से रोजाना 500 से लेकर 1,000 तक ई पास जारी किए गए हैं। इसे औद्योगिक गतिविधियों को धीरे धीरे गति देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोविड-19 के उपचार के लिए अधिक शुल्क लेने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के जन स्वास्थ्य निदेशक श्रीनिवास राव ने हैदराबाद में सोमाजीगुड़ा में एक निजी अस्पताल को कोविड उपचार से रोक दिया है। इस अस्पताल के खिलाफ अधिक शुल्क वसूलने की कई शिकायतें मिली थीं। कर्नाटक में पिछले 2 महीने में पहली बार कल कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से अधिक रही। कल 4,776 रोगियों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 62,500 हो गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,822 कोविड पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए, जबकि 45,516 नमूनों की जांच की गई। राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों से पिछले 24 घंटों के दौरान 5,786 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक कुल 1,66,586 कोविड पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए और राज्य के कोविड अस्पतालों से 88,672 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। असम में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,371 मरीज सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इस अवधि के दौरान 41,958 नमूनों की जांच की गई। ज्यादातर नए मामले कामरूप मेट्रो और डिब्रूगढ़ जिलों के हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 12,779 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक 32,000 से ज्यादा लोग कोरोना से उबर चुके हैं। नागालैंड में कोविड संक्रमण के मरीजों की संख्या 2,000 का आंकड़ा पार कर गई। राज्य में कल संक्रमण के 194 नए मामले सामने आए। राज्य में कल 845 नमूनों की जांच की गई। इस बीच राज्य में स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या 657 हो गई है। इस संक्रमण से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। सरकार ने भारत को रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 65.77% हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज और टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन आज 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि समारोह के दौरान 135 परंपराओं से संबद्ध 135 संत उपस्थित रहेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में रामचरितमानस के पाठ के साथ ही राम कीर्तन सहित तमाम धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और सरयू के घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। राम की भक्ति में डूबे इस पौराणिक शहर को अब उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे और अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद वो भगवान श्री राम
रामलला का राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। इसके बाद भूमि पूजन और अन्य कार्यक्रम होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 175 आमंत्रित व्यक्तियों के साथ ही भूमि पूजन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार के महेश भागचंद और पवन सिंघल भी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की। बहुत खुशी है और हम लोग 5 तारीख को दिया भी जलाएंगे और पूजा पाठ भी होगी और राम मंदिर के इतने वर्षों की बाद आई। हम लोग बहुत अयोध्या वाले इतनी खुश हैं कि इतना हर एक चीज का चमत्कारी भी बहुत सुंदर अयोध्या की भी। हम लोग के पूजा पाठ में हम लोग के अब देना है ध्यान और दीपक भी जलानी है, पूजा पाठ भी करनी है। हम लोग बहुत खुश हैं। इतने सालों से ये फैसला लटका हुआ था राम मंदिर का, अब भगवान जी राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए पूरे देशवासी, पूरे अयोध्यावासी सारे खुश हैं। पूरा वर्ल्ड लेवल का ये सिटी बनने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए का योगदान किया है। शिवसेना ने बताया कि यह राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते में अंतरित की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहले ही इस बारे में घोषणा की थी। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने की कल पहली वर्षगांठ को लेकर पुलिस को मिली महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हुए राजधानी श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीनगर के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और कल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जानकारी मिली है कि अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थित कुछ गुट 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। इसे देखते हुए हिंसक घटनाओं या प्रदर्शन की आशंका है। श्री चौधरी ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों में लोगों के जान माल का नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने कहा कि कहीं भी अधिक लोगों के जमा होने से कोरोना संबंधी दिशा निर्देश का उल्लंघन होगा, इसलिए भी लोगों के इकट्ठे होने और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट आज फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के निकट सुबह लगभग 7 बजे के आसपास अकारण गोलीबारी और मोर्टार दागना शुरू कर दिया। सतर्क भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। खबर आने तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। और अब प्रस्तुत है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और सशक्तिकरण पर विशेष श्रृंखला। जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 वर्षों में सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं। इस दौरान केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राज्य में कई सड़कों का निर्माण किया गया और कई सड़कों को चौड़ा किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई फ्लाईओवर बनाए गए हैं, जिनसे प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच की दूरी घटी है। इस तरह श्रीनगर के सिटी सेंटर में रामबाग जहांगीर चौक फ्लाईओवर का काम पूरा कर इसे पिछले साल आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी, जिसके पूरा होने से लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। पिछले साल श्रीनगर में जहांगीर चौक और रामबाग के बीच काफी समय से लंबित फ्लाईओवर परियोजना के उद्घाटन के बाद लोगों को अंततः फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर यातायात की भीड़ से छुटकारा मिला, क्योंकि उन्हें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। हालांकि ये काफी उल्लेखनीय है कि श्रीनगर जिला प्रशासन के ठोस प्रयासों के साथ परियोजना पूरी हो गई और जनता के लिए खोल दी गई थी। प्रशासन के अथक प्रयासों को इस तथ्य के साथ देखा जा सकता है कि लगभग 60 स्लैब केवल 3 महीने के भीतर ही फ्लाईओवर के निर्माण में स्थापित किए गए थे, जो काफी अभूतपूर्व था, क्योंकि किसी भी फ्लाईओवर के निर्माण में इतने कम समय में ये संभव नहीं है। इस 2.4 किलोमीटर जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर के बीच यात्रा के समय को लगभग 45 मिनट से घटाकर 2.5 मिनट कर दिया है। यहाँ ये बताना उतना ही सार्थक है कि जम्मू संभाग के चिनैनी सुध महादेव रोड लिंक के अलावा जम्मू अखनूर 4 लेनिंग परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है और निकट भविष्य में इनको जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित श्रृंखला में आज का विशेष प्रसारण ग्रामीण विकास से संबंधित है। सरकार ग्रामीण विकास, विशेषकर इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को अपना मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से एक दृष्टि पत्र तैयार किया है, जिसमें गरीबी दूर करने की व्यापक योजना की रूपरेखा तय की गई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने पिछले 6 वर्ष में सरकार की नीतियों और प्रमुख विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया है। प्रोफेसर चंद ने कहा कि ग्रामीण भारत में कौशल विकास केंद्रों ने लोगों को रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार सृजित करने वाला बनाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जगह जगह केंद्र ऐसे खोले गए ताकि रूरल यूथ को कौशल चाहिए, उस कौशल में उसको एक ट्रेनिंग देकर उसे इस काबिल किया जा सके कि वो एम्प्लॉयबल हो जाए, नौकरी लेने के काबिल हो जाए। दूसरा इस पे किया गया कि सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती, कि कुछ लोग अपने लिए खुद एक क्रिएट करें, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रूरल एरिया में उसका विकास करने के लिए। पंजाब में कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो ने जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की है। दोनों सांसदों ने कल पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में शराब माफिया सक्रिय है। सांसदों ने खन्ना, राजपुरा और घनौर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में अवैध शराब बनाई जा रही है। उन्होंने राज्यपाल को सौंपे पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री अपने पैतृक जिले से भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अखिल भारतीय मेडिकल कोटा में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले का हवाला दिया, जिसमें केंद्र से आरक्षण उपलब्ध कराने के तरीकों पर विचार के लिए 3 महीने के अंदर समिति गठित करने को कहा गया था। बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में तटबंधों में दरार आने के बाद बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दोनों जिलों के निचले शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी समेत 14 जिलों के 56 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 9,47,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राष्ट्रीय उच्च पथ और ऊंचे स्थानों पर प्रभावित लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया है। 20,000 लोग राहत शिविर में हैं। प्रभावित इलाकों में 1,358 सामुदायिक रसोई के जरिए बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में मुंबई उपनगरीय इलाकों, ठाणे और अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में कल रात से भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में आज और कल भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मुंबई शहर और उपनगरों में जारी भारी बारिश के मद्देनजर मुंबई महानगर निगम के आयुक्त ने आपातकालीन नियंत्रण कक्ष सहित सभी संभागीय कार्यालयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ की 3 इकाइयों को तथा भारतीय तटरक्षक और नौसेना को तत्काल सहायता के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति करने वाले बेस्ट और अदानी एनर्जी को सभी सब स्टेशनों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय अधिकारियों को मुख्य नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। मीठी नदी के बढ़ते स्तर के मद्देनजर क्रांतिनगर और अन्य क्षेत्रों से नागरिकों के अस्थायी स्थानांतरण की व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम
तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लद्दाख में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक आंशिक रूप से बादल घिरने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गरज के साथ बारिश होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वहीं मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश हो सकती है। समाचार कक्ष से गौरव राघव। टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम आज से बेंगलुरु में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिविर में भाग लेंगी। बेंगलुरु में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों, कोच और सहायक कर्मियों को खेल परिसर में ही 14 दिन के लिए अनिवार्य पृथकवास में रहना होगा। बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशिक्षण की अनुमति इसी शर्त पर दी है कि सभी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और कर्नाटक राज्य सरकार के पृथकवास संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर तक होने वाले थॉमस कप और उबेर कप टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का अच्छा मौका है। कल कुआलालंपुर में हुए थॉमस कप के मुख्य टीम इवेंट ड्रॉ के बाद भारत ग्रुप सी में मेजबान डेनमार्क, जर्मनी और अल्जीरिया के साथ है। भारतीय महिलाएं उबेर कप में चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ ग्रुप डी में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास खबरें हैं। जी हाँ लवलीन, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो भारत में कोरोना जांच की संख्या 2 करोड़ के पार को राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर बनाया है। जनसत्ता की सुर्खी है कोरोना टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण भारत में। हिन्दुस्तान ने सुखद शीर्षक से लिखा है ऑक्सफोर्ड टीके का देश में मानव परीक्षण होगा। कल रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेल कोविड सेंटर में मरीजों द्वारा डॉक्टरों को राखी बांधकर उनका शुक्रिया अदा करने की खबर नवभारत टाइम्स में सचित्र है। अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी होने को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर देते हुए लिखा है स्पा, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। पत्र ने आगे लिखा है कसरत से पहले जांचना होगा ऑक्सीजन का स्तर। नवभारत टाइम्स ने लिखा है जिम और योग सेंटर में आपस में 6 फीट दूरी, फेस कवर भी जरूरी। उधर दैनिक जागरण की सुर्खी है 2/3 प्रवासी कामगार शहरों को लौटे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अनुष्ठान शुरू होने की खबर दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक भास्कर लिखता है 500 साल बाद ये खड़ी, श्रीराम की कुलदेवी की स्तुति के साथ भूमि पूजन का श्री गणेश। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है यात्राओं के रथ से मिले राम। भारत और चीन के बीच 5वें दौर की बातचीत में चीन के रवैये से भारत सतर्क, सेना बढ़ाई। अमर उजाला की खबर है जनसत्ता ने भारत के बयान को प्रमुखता से दिया है क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं। कुलभूषण जाधव को मिलेगा वकील, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को अमर उजाला ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है पाकिस्तान सरकार को झटका, सुनवाई 3 सितंबर तक टली। जनधन खातों की संख्या 40 करोड़ के पार हुई, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र आगे लिखता है जनधन खातों की ये सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हुई। सरहद पर सुरक्षा और सौहार्द शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है रक्षाबंधन के पर्व पर कश्मीर के कुपवाड़ा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को टीका लगाकर महिलाओं ने राखी बांधी तो सुरक्षा के सौहार्द का नजारा दिखा। दैनिक भास्कर की खबर है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी को दिया चैलेंज। शहरवासियों से फीडबैक लेकर सभी प्रमुख सड़कों पर बनाई जाएंगी साइकिल लेन ताकि सुरक्षित हो सफर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने भारत को रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 65.77% हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज। और टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम आज से बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में हिस्सा लेगी।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।